बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चोर को चोरी करते हुए पकड़ लें, आपके पास वीडियो भी मौजूद हो, सारे सबूत हों, लेकिन अगर पुलिस वाला उस चोर के साथ मिला हुआ है, जज उस चोर के साथ मिला हुआ है, तो चोर कहेगा कि भाई साबित करके दिखाओ कि मैंने चोरी की है और ये चोरी का माल जो है, आ जाओ मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, देखता हूं मैं तुम्हें कितना वापस करता हूं या कितना नहीं करता। यही हाल है, वरना जज भी मेरे साथ है, पुलिस भी मेरे साथ है। अब यही हाल मौजूदा सेटअप का है। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 से किस तरह भागता है, नून लीग वाले फॉर्म 45 से किस तरह भाग रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, वहां नहीं जाते, बल्कि ट्रिब्यूनल को ही उड़ाने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब यही सारा मामला है मखसूस नशिस्तों का, क्योंकि अगर वो मिल जाती हैं मखसूस नशिस्तें मौजूदा सेटअप को, मौजूदा इत्तेहाद को, तो फिर ये 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे और उसके बाद ये एक फैसला करना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद जनाब ये जजेस को सबक सिखाना चाह रहे हैं और ये जजेस को पटवारी बनाएंगे, ये जजेस को गुलाम बनाएंगे कि जनाब हमने आईनी तरमीम कर दी है, अब जिस जज को हम चाहें ट्रांसफ़र कर दें, जहां चाहें ट्रांसफ़र कर दें। तो ये 6 जजेस का जो आप देख रहे हैं मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी ये जिस तरह मुदाखलत हो रही है सारा कुछ है, और दीगर जजेस उनके साथ मिलते चले जा रहे हैं, तो इनको 2-2 करके कभी किसी को कहीं ट्रांसफ़र, किसी को कहीं ट्रांसफ़र, ये इख्तियार अपने पास लाना चाह रहे हैं। यह है हुकूमत का प्लान, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है तो अब उससे बचे किस तरह, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। इस सब में जनाब बकौल एतजाज़ अहसन के सबसे बड़ा मुजरिम वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। एतजाज़ साहब बार बार बात करते हैं जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो कुछ इन्होंने किया है तारीख में कभी इतनी धांधली नहीं हुई। लेकिन अब हुआ यह है कि खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दामाद पकड़ा गया है। एहसन अब्बास एडवोकेट PP 48 से उम्मीदवार, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होकर नादिर बलोच साफ़ी हैं, उनसे इन्होंने तफसील से बात की है। वो वीडियो मौजूद है, वीलॉग मौजूद है, सवालों जवाब मौजूद हैं। उसमें जनाब ये एहसन अब्बास एडवोकेट हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने दामाद को हराया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। असल कहानी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दामाद सरफराज विर्क, वो है DIG, उनके भाई हैं खुरम विर्क, वो इनके मुकाबले पर थे। तो ये कह रहे हैं दामाद का खानदान और सब हराया। वो इस तरह के जी वो भी मशीनरी यूज़ कर रहे थे, पुलिस FIA सब, ये इनका दावा है। अब कहते हैं कि मैंने फॉर्म 45 के मुताबिक हराया, मेरे साथ वकला थे, दीगर साथी थे, मैंने उनको सही तरह समझाया हुआ था, सारी हमारी तैयारी थी, सारे फॉर्म 45 मैंने महफूज कर लिए। अब जनाब ये तीसरे नंबर पर था खुरम विर्क, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दामाद का भाई है, सरफराज विर्क जो कि DIG हैं, उनका भाई है। तो ये तीसरे नंबर पर था, उसको जितवा दिया। मैं गया इलेक्शन कमीशन और मैंने जाकर कहा कि जी मैं आपके दामाद को हरा कर आया हूं। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आप मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। तो एडवोकेट साहब जो PP 48 से उम्मीदवार थे और जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, कहते हैं मैंने कहा कि आपने आइन की इंसल्ट की है, आइन पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, जो कुछ ये किया गया है और जिस तरह धांधली की गई है। तो इस पर जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी दाएं कभी बाएं देखें तो देखने लग गए और फिर उन्होंने जनाब वो ट्रिब्यूनल को मेरा मामला रेफर कर दिया। मेरे 1300 वोट्स को 30 कर दिया गया। ऐसी ऐसी धांधली, ऐसी ऐसी 2 नंबरी की गई है। ये जनाब ये एहसन अब्बास की गुफ्तगू है। अच्छा, ये वारदातें पूरे पाकिस्तान में डाली गई हैं, इसीलिए अब कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से सबको छुपाया जाए और हर तरफ से सहूलतकारी की उम्मीद भी लगी हुई है और हो भी रही है। आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बदनाम, सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा 2 नंबर इलेक्शंस हुए हैं और प्री पोल क्या, उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग इंतहा को पहुंच गई। क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो मोहम्मद जुबैर ने, साबिक गवर्नर सिंध ने गवाहियां देनी शुरू कर दी हैं, सारा खेल बताना शुरू कर दिया है कि इसमें सब मुलव्वस थे कि इलेक्शंस करवाने ही नहीं। 90 दिन का आइन में लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम इदारे जो हैं वो इसके खिलाफ थे। रिपोर्ट्स आ रही थी, इतनी रकम चाहिए, वो जी रकम हम दे नहीं सकते, वो बजट में नहीं है, सब भाग रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि एक तो ये कहते थे, नून लीग कहती थी जब तक उमरता बंदयाल साहब हैं हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, ना ही नवाज शरीफ बताएंगे, काजी फैसल साहब होंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। काजी फैसल साहब आ गए, फिर इलेक्शंस भी इन्होंने करवाए। लेकिन उससे पहले फिर इन्होंने क्या वारदातें डाली कि तारीख बताती है कि जो एक काम आप कर दें किसी पार्टी के खिलाफ, उसके बाद वो पार्टी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इन्होंने वो एक नहीं, वो सारे हरबे किए थे और उसके बाद ये बड़े पुरस्कून थे कि अब तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने IPP बनाई, हमने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, उसमें सारे इलेक्टेबल्स हमने भेजे, सारा कुछ किया, फिर पैगाम दे दिया पूरी कौम को कि जनाब सब इनके खिलाफ हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको आने दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ ये होता है, इलेक्टेबल्स भी तोड़ लिया आपने, पैसा भी जनाब जिधर है वो सब इस तरफ इन पार्टियों की तरफ है, बता भी दिया, वाजे कर दिया, इश्तिहार छाप दी गई वज़ीर आज़म में, तो लोग मायूस हो जाएं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, बस ये आ रहा है जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हैं
और पीडीएम है और यही सेटअप चलेगा आगे, बता दिया गया है। साफियों से कहा गया, तज्जियाकारों से कहा गया, उन सब ने तज्जिए दिए जी ये तो प्रेस खटक आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी सारे उस तरफ चले जाएंगे, इनका तो नामो निशान नहीं है, ख़त्म हो गई पार्टी। फिर भले का निशान छीन लिया, इनके तो पार्टी इंतखाबात ही नहीं माने गए, तो भले का निशान ही नहीं है तो हमारी कौम तो हो ही नहीं सकता, कभी तारीख में नहीं हुआ। वो बेचारे कैसे ढूंढेंगे एक एक का नाम, कौन एमएनए है, कौन एमपी है, कहाँ है, फिर ऐसे से उनको निशान लौट किए कोई पता ही नहीं लग सकता। तो कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे करेंगे? कैंप नहीं लग सकते, इनके जलसे नहीं हो सकते, इनकी रैली नहीं हो सकती, इनके उम्मीदवार नहीं सामने आ सकते, उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, मुकदमात में उलझाया गया। सारे काम जो हो सकता था, कोई एक काम भी कर लें तो कहानी खत्म हो जाती थी पार्टी की। वो सारे काम किए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए फिर इनको फॉर्म 45 के मुताबिक धोताई की शर्त मिल गई। अब क्या करें? अब जनाब इंसाफ नहीं होने देना, हमने ये चीज़ आने नहीं देनी। तारिक महमूद जहांगीरी अगर बन जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जज और वो कहते हैं फॉर्म 45 ले आओ, तो इलेक्शन कमीशन कहता है इसी को हटा दो। और तीनों नून लीग के उम्मीदवार आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं लाए, वो तीनों इलेक्शन कमीशन जाते हैं इकट्ठे, तीनों को इकट्ठे रिलीफ मिलता है, फौरी मिलता है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप जज को हटा दें क्योंकि करबा परवी कर रहा है, क्योंकि ये गलत तरीके से ट्रायल चला रहा है, गलत तरीके से केस चला रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कौन सा जज ठीक है कौन सा गलत है। उन्होंने कर दिया। अब इसी तरह हाई कोर्ट के 8 जजेस आ गए हैं, तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, काजी फैसल साहब के पास चले जाओ कि जी काजी साहब देखें ये 8 जजेस आ गए हैं, ये तो इंसाफ कर देंगे। भाई आपने अगर इलेक्शन कुछ फ्री करवाए हैं, थोड़े बहुत भी फ्री एंड फेयर करवाए हैं, तो आपको डर किस बात का है, खौफ क्यों है? जौन सा मर्जी जज हो, लाए ना फॉर्म 45। अब उन्होंने वो भी मांग लिया कि जो रिजल्ट ईमेल्स में आ रहा था, जो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया था कि साथ साथ रिजल्ट आते रहेंगे, वो अपलोड करते रहेंगे वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, साथ साथ अपने फॉर्म 45 के मुताबिक, वहाँ पर टाइम भी दर्ज है कि किस वक्त कौन सा आया, वो रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। इन्होंने तो जाली फॉर्म 45 बनवाए ना बाद में, और फिर फॉर्म 47 उसके मुताबिक जाली करके सारा कुछ किया। तो ये सब धांधली पकड़ी जा रही है, कहाँ कहाँ जनाब ये भागेंगे। और हाँ, ये मैं अर्ज कर दूं को जो मैंने आपको बताया ना सिस्टम लाने की बात हो रही है, वो हिंदुस्तानी सिस्टम है। हिंदुस्तान में ये है कि जज को किसी दूसरी स्टेट में भी, वहाँ स्टेट कहलाती है, जिस तरह हमारे यहाँ सूबे हैं इस तरह भारत में रियासतें हैं, तो उनको रियासतें करार दिया जाता है, जिस तरह आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुनते हैं। तो वहाँ पर एक रियासत से दूसरी रियासत में या एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजा जा सकता है जज को। अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, तो इनको किसी भी आप भेज दें सूबे में, जिस तरह पुलिस वाले को, जिस तरह पटवारी और इनका होता है तबादला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह से जजेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं हिंदुस्तानी सिस्टम लाकर। तो लगता नहीं है कि ये मामलात चला सकेंगे इस तरह, और 2/3 मेजॉरिटी पर अब ये डिपेंड कर रहे हैं काजी फैसल साहब पर कि जी वो हमें अब ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये दिलवा सकेंगे। यानी आइन की नई इंटरप्रिटेशन होगी कि जो जितने जीता है सीटें, और वो भी धांधली से, उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें उसको मिल गई। लेकिन अब चूंकि हमने तहरीक इंसाफ को नहीं जमात माना और एक मजाक बना दिया, तो जो उनके हिस्से की बनती थी, आइन में तो दर्ज है कि आप ईमान ही पूरा नहीं होगा उनके बगैर, तो अच्छा वो सीटें किसको देनी है, वो भी इन्हीं को दे दो। इलेक्शन कमीशन ने देखें, जब आइन वाज़ेह है कि हर एक को उसके मखसूस कोटे के लिहाज से मिलेंगी, तो उससे ज़्यादा कैसे आप दे सकते हैं? लेकिन वो दे दी उन्होंने। तो बात वही है, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि चोर जब चोरी करेगा और सबको साथ मिलाया होगा, कहेगा जी करो साबित, कर लो जो करना है। तो हठधर्मी है, धौंस है, जबर है, चल रहा है। लेकिन उसका नतीजा आपने देख लिया कि चीन जैसा मुल्क भी कह रहा है कि जनाब आप ये सारी जमातें इकट्ठी हों और तहरीक इंसाफ को बुलाकर बिठाकर सबके साथ ये बता रहा है, पैगाम दे रहा है। बरतानिया की तरफ से आता है जी ये तो इलेक्शन रिग्ड थे, ये तो बल्ले का निशान छीना गलत था, हमारे चीफ जस्टिस वजाहतें दे रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया के मीडिया ने बताया कि जनाब ये इलेक्शन रिग्ड है। और उसके बाद इकॉनमी आप देख लीजिए, ना तो संभल रही है ना ये संभलने वाली है। जब तक आपके पास सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, और ये पकड़ धकड़ दबाव से, ये जालसाजी से ये कोई सियासी इस्तेहकाम आ नहीं जाना। ये इस तरह कि जी फलाना मेरा दामाद है, फलाना दामाद का भाई है, वो फलां है, ये है, इस तरह से लोगों को लगा दो, ये इस तरह से निज़ाम बना दो। जिस तरह भी खबर आई कि वजारत इत्तलात में जनाब आसामियाँ हैं और जालसाजी ऐसी हो रही है कि जिन लोगों को उन्होंने बिठाना है 10-10, 20-20 लाख रुपए तनख्वाह पर, वो पहले से ही जनाब आकर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट बाद में होनी है, वो पहले ही जनाब काम बता दिया गया कौन कौन किधर होगा। सब जालसाजी की, अच्छा जी कोई हम इश्तिहार देंगे कि इसके मुताबिक लोग होने चाहिए, नहीं। तो ये समझते हैं कि इस तरह से मुल्क चल जाते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। एक हद होती है जनाब करप्शन की या करबा परवरी की, जब उससे ज़्यादा हो जाएगी, ये नाइंसाफ़ी है ना। तो नाइंसाफ़ी पर माशरे चल ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी उसको चलाने की कोशिश कर दें। झूठ पर, बदनीयती पर, फ्रॉड पर मुल्क नहीं चला करते। तो आप देख ही रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क का हाल है। फ्रॉड आप करेंगे इलेक्शंस में, आप इंसाफ की फराहमी में फ्रॉड करेंगे, आप पुलिस से उल्टे काम लेंगे,
आप सारे इदारों को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़ात के लिए और ये कि जी उसको दबाना है, तो क्या बेहतरी आएगी? आनी होती थी 2 साल में जनाब, कुछ तो बेहतर होता है, या कम से कम ये जो तबाही हो रही है ये कुछ कम ही हो जाती, स्लो ही हो जाती, इसकी रफ्तार में कमी आ जाती, नहीं वो दिन ब दिन तेज़ हो रही है। तो इसलिए ये अगर मज़ीद शौक़ हैं 2 तिहाई अक्सरियत लेने के, 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाने के, और उसके बाद जनाब ये जजेस को ग़ुलाम बनाने के, हिंदुस्तानी सिस्टम लाने के, तो वो भी करके देख ले। पहले 2 साल में कौन सा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये शौक़ पूरा नहीं किया गया, मज़ीद शौक़ पूरे करके देख लें। जो फ़लाँ को जितवाना है, फ़लाँ को लाना है, इस तरह से करना है, फ़लाँ ओहदेदार का फ़लाँ रिश्तेदार है उसको लाना है। हाँ जी, हमने पार्लियामेंट बना ली, बड़ी अच्छी चल रही है पार्लियामेंट, बड़ी आला सियासत हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त कानून साजी हो रही है, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अवाम के लिए बहुत बेहतरी आ रही है इस सारे सिस्टम के तहत। तो जनाब ठीक है, फिर चला लें, मज़ीद जितना चल सकता है चला लें। इमरान खान साहब का अलबत्ता बड़ा दिलचस्प बयान आया है। एक तो उनकी मुलाकात आखिरकार हो गई है, अब कोई 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही, गंडापुर से, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, वही अलकादिर ट्रस्ट केस के में जब पेशी थी हुई जेल के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात किससे करें और इनसे क्या मौसम पर बात करें, नून लीग से मुज़ाकरात क्या होने। महमूद अचकज़ई को ज़रूर दिया है, जब वो कोई पेशकश लाएंगे तो फिर आगे देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। इनसे हमने अगर मुज़ाकरात की तो इनकी तो हुकूमत ही चली जाएगी। भाई फॉर्म 45 पर हम कहेंगे जी सीधी से बात है, रिजल्ट ले आए, ये है हमारा, तो ये उस पर चल ही नहीं सकते। खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं जी इमरान खान जिस तरह के मुज़ाकरात चाहते हैं हम तो जेल में होंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में कह रही है कि देखो हमारा साथ दो, नहीं तो सारे जेल में होंगे, सारे जेल में होंगे। नहीं, खौफ ये है, जेल का खौफ है इनको, और उसी के तहत उन्होंने ये सारा रजीम चेंज किया और उसी के तहत इलेक्शंस डिले करवाए। अब उस खौफ से ही बैठे हुए हैं कि बस अब हम छोड़ के जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बैठो जिस तरह भी है अब काम चलाना है, और ये सारे इकट्ठे हुए हैं। अब आप ये देखें कि ये जो बात है कि जी वो जेल में सारे चले जाएंगे, ये असल में खौफ है। अब ये बात मैं अर्ज़ कर दूं कि आपको याद होगा कि पहले होता था कि जी इसको निकालो, आपको याद है जरदारी साहब की स्टेटमेंट में शुरू थी, अब आकर हमें कहते हैं कुछ करो तो हम कहते हैं पहले इसको निकालो फिर देखेंगे, इमरान खान को निकालो। यही बात मरीम साहबा कहती थी, फिर वो शौक़ इनका पूरा कर दिया गया और उसके बाद देखें इनको निकालो तो फिर हम आते हैं, और ये आ गए और देखें फिर अब क्या हो रहा है। अब देखिए ना, ज़ुबैर साहब ने जो बता दिया कि कमर जावेद बाजवा से 2 मुलाकातें नवाज शरीफ की भी हुई, और वो तो कहते थे मैं इसको पहले इसका तख्ता उलटना चाहता था, जब कमर जावेद बाजवा ने कहा, और सारा कुछ मिल मिलाकर हो रहा था, इमरान खान का तख्ता किस तरह उल्टा गया, ये सारा कुछ। तो ये बातें अब सामने आ रही हैं। तब इमरान खान भी अगर कुछ इस तरह का करें और इस्टेब्लिशमेंट से डील की तरफ जाएँ तो जनाब पहले तो इनका ही तख्ता उलटा जाएगा। अगर वो उस तरफ जाते हैं, कोई डील लेते हैं कि भाई इनको तो फारिग करो, ना इनकी पॉपुलैरिटी है, ना लोग इनके साथ हैं, ना इनको वोट मिले हुए हैं, तो अगर वो किसी तरह की वो डील और NRO और वो सिलसिला चला देते हैं तो ये तो उस तरह से भी ख़त्म हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।